हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नवीन और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अलग तरीके के मर्डर केस के बारे में। एक 29 साल की लड़की का खून होता है, उसकी डेड बॉडी मिलती है और पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। जांच में खूनी के बारे में पता चल भी जाता है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस कभी भी खूनी को पकड़ नहीं पाती। आपको सुनने में ये बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होगा, पर यह सच है। एंड टुडे आवर केस इज रिवॉल्विंग अराउंड नीतू सोलंकी। 11 फरवरी 2011 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पुलिस को एक काले रंग का बैग मिलता है जो कि लावारिस पड़ा हुआ था। और आप सब जानते ही होंगे कि इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास काफ़ी पुलिस रहती है। खैर, पुलिस ने जैसे ही उस ब्लैक कलर के बैग को खोला तो पुलिस हैरान रह गई, क्योंकि उसमें एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी और वो डेड बॉडी एक लड़की की थी। बॉडी पर कोई भी ऐसा क्लू नहीं था जिससे उसकी आइडेंटिफिकेशन हो पाए, सिवाय इसके कि उस डेड बॉडी के कमर पर एक मोर पंख का टैटू बना हुआ था। अब पुलिस पब्लिक नोटिस भी जारी करती है ताकि उनकी फैमिली का कोई इंसान उनसे कांटेक्ट करे। पूरे मीडिया में भी ये बात फैल गई थी और मीडिया ने उसको नाम दिया था द गर्ल विद पीकॉक टैटू। अब एक एक करके 13 दिन बीत गए, लेकिन उस लड़की की लाश को आइडेंटिफाई करने कोई नहीं आया। इसलिए पुलिस ने ये फैसला लिया कि वो खुद ही उस लड़की का अंतिम संस्कार कर देंगे। अब जिस दिन अंतिम संस्कार होना था, उस दिन एक आदमी आता है और खुद को उस लड़की का फादर बताता है। फाइनली पुलिस को उस लड़की का नाम पता चल गया, नीतू सोलंकी। अब पुलिस को एक लीड मिल गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को ये पता चला कि नीतू एक लॉ ग्रेजुएट थी। 2010 तक वो एक कॉल सेंटर में काम करती थी, लेकिन 2010 में उसने अपनी फैमिली को ये बताया कि उसको सिंगापुर से एक जॉब ऑफर आया है, इसलिए वो वहाँ जा रही है। अब ये बात बहुत हैरान कर देने वाली थी कि अगर नीतू सिंगापुर में जॉब कर रही थी तो उसकी डेड बॉडी यहाँ दिल्ली में कैसे मिली। इनफैक्ट यही रीज़न था कि इतनी न्यूज़ आने के बाद भी उसकी फैमिली का कोई भी इंसान सामने नहीं आया था, क्योंकि उनकी फैमिली को ये लगा कि हमारी बेटी तो सिंगापुर में है, इसलिए ये कोई और होगा। दैट्स वाई उन्होंने पुलिस से पहले कोई कांटेक्ट नहीं किया। अब पुलिस और अच्छे से नीतू का बैकग्राउंड चेक करती है और उन्हें पता चलता है कि नीतू तो कभी सिंगापुर गई ही नहीं थी। उसने अपनी फैमिली को झूठ बताया था कि वो सिंगापुर जा रही है, जबकि वो दिल्ली में ही अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रह रही थी और उसके बॉयफ्रेंड का नाम था राजू गहलोत। अब पुलिस का पूरा शक इस राजू गहलोत पर चला गया और ये शक यकीन में भी बदल गया जब उन्होंने राजू के एक कज़न नवीन से कांटेक्ट किया। दरअसल राजू ने 11 फरवरी 2011 की सुबह नवीन को एक कॉल किया था और उसको कहा कि उसके हाथों से नीतू का खून हो गया है, इसलिए उसको लाश को ठिकाने लगाने के लिए नवीन की हेल्प चाहिए। बट नवीन राजू को मना कर देता है, इसलिए राजू खुद ही नीतू की बॉडी को एक बैग में भरकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन फेंक देता है। राजू गहलोत ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से वोकेशनल स्टडीज़ में ग्रेजुएशन करने के बाद टूरिज्म में मास्टर की डिग्री की थी और साथ ही उसने फ्रेंच लैंग्वेज में डिप्लोमा भी किया था। राजू को उसकी जॉब की वजह से एयर इंडिया कॉलोनी वसंत विहार में रहने के लिए एक घर भी मिल गया था और उसी घर में नीतू और वो लिव इन में रह रहे थे। बट बाद में उनको पता चला कि उन दोनों का गोत्र सेम है और आप तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में सेम गोत्र में शादी नहीं की जाती, और यही रीज़न था कि उन्होंने अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखने का फैसला किया। कुछ वक्त बाद उन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी और दिल्ली से बेंगलोर शिफ्ट हो गए। बट पैसे ना होने की वजह से 20 जनवरी 2011 को उनको दिल्ली वापस आना पड़ा। अब वो दिल्ली में भी एक किराए के मकान में रह रहे थे, जिसका किराया महीने का 7,000 रुपये था। अब दोनों बेरोजगार थे, पैसों की तंगी थी, तो इसी वजह से उन दोनों में झगड़ा होने लगा। जो राजू गहलोत था, उसके फादर की काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी थी, इसलिए नीतू बार बार राजू को फोर्स करती थी कि वो अपने पापा से प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगे। बट राजू उसको हाँ ना करके टाल रहा था। नीतू का नेचर काफ़ी ज़िद्दी था और राजू को भी काफ़ी एंगर इश्यूज थे। अब धीरे धीरे उनकी मुंह से होने वाली लड़ाई हाथापाई में बदल गई थी। नीतू हमेशा अपने पेरेंट्स को स्काइप के थ्रू कॉल करती थी ताकि उनको लगे कि वो सच में सिंगापुर में ही है। और अपना खून होने से एक दिन पहले भी उसने अपनी बहन को स्काइप कॉल किया था और तब उसकी बहन ने नोटिस किया कि नीतू के फॉरहेड पर चोट लगी है और उसने पूछा भी कि उसको ये चोट कैसे लगी, लेकिन नीतू ने उसको झूठ कह दिया कि वो गिर गई थी और ये स्काइप कॉल नीतू की आखिरी कॉल थी। खैर, बाद में पुलिस को पता चला कि नीतू ने 11 फरवरी की सुबह राजू की बहन को कॉल किया था और वो उसे राजू की फैमिली का एक फ्लैट बेचने के लिए कह रही थी।
बट उसकी बहन ने ऐसा करने से मना कर दिया, इसलिए उन दोनों का आपस में झगड़ा भी हो गया। राजू को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसकी नीतू के साथ लड़ाई शुरू हो गई और बात इतनी आगे बढ़ गई कि उसके हाथों नीतू का खून हो गया। इसके बाद राजू ने प्लान बनाया कि वो नीतू की बॉडी को रेलवे स्टेशन में छोड़कर ट्रेन से कहीं दूर भाग जाएगा। इसलिए वो बैग को एक रिक्शा में डालकर रेलवे स्टेशन आ जाता है, पर वो देखता है कि स्टेशन पर बैग को स्कैन करने वाली एक मशीन लगी हुई है, जिससे वो थोड़ा घबरा गया, क्योंकि अगर मशीन लाश को स्कैन कर लेती तो वो पकड़ा जाता। और यही वजह थी कि राजू ने बैग को स्टेशन के अंदर ना छोड़कर स्टेशन के बाहर ही रख दिया और बाद में ये बैग पुलिस को मिल गया। पुलिस ये तो जान गई थी कि खून राजू ने किया है, लेकिन वो कहाँ पर है ये अब भी पुलिस के लिए एक सवाल था। खैर, जब पुलिस ने अपनी इंक्वायरी आगे बढ़ाई तो पुलिस को पता चला कि राजू जिस किराए के फ्लैट में नीतू के साथ रहता था, वो महीना पूरा होने से पहले ही उसने किराया दे दिया था और वो मकान मालिक को ये कहकर वहाँ से निकल गया था कि वो फॉरेन जा रहा है। और यही वो लास्ट टाइम था जब राजू गहलोत को उस एरिया में देखा गया था। पुलिस की टीम ने राजू को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इसके बाद कभी भी उनके हाथ नहीं लगा। पुलिस राजू की फैमिली के भी कांटेक्ट में थी। एक बार पुलिस को पता चला कि राजू के घर पर एक लेटर आया है जिसमें एक सिम कार्ड था और उसमें लिखा था कि वो इस सिम को लगाकर उससे बात करें। ये लेटर मुंबई से आया था, इसलिए पुलिस वालों को ये लगने लगा कि अब राजू मिल जाएगा। लेकिन जब पुलिस ने मुंबई में छापा मारा तब उन्हें पता चला कि ये सिम किसी और के नाम पर थी और राजू वहां से फरार हो गया था। राजू इतनी चालाकी से फ़ोन का इस्तेमाल करता था कि पुलिस भी उसकी लोकेशन को समझ नहीं पाती थी। अब राजू दिल्ली पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ गया था और उसके सर पर 2 लाख रुपए का इनाम भी रखा था, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस राजू को पकड़ नहीं पाई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए ये केस भी ठंडा पड़ता गया, लेकिन 25 जून 2019 को पुलिस के पास एक कॉल आई और कॉल के दूसरे तरफ वाले इंसान ने पुलिस को बताया कि जिस शख्स की उनको तलाश है वो गुड़गांव के पारस हॉस्पिटल में एडमिट है। पुलिस बिना देरी किए फौरन पारस हॉस्पिटल पहुंच जाती है, लेकिन तब भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि राजू गहलोत हमेशा के लिए दुनिया से जा चुका था। अब वहां पहुंचकर पुलिस को पूरी बात पता चली। दरअसल राजू गहलोत काफ़ी वक्त से रोहन दहिया के नाम से गुड़गांव की एक बड़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में काम कर रहा था। उसने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स फर्जी बनवाए थे। कंपनी में काम करते करते उसका प्रमोशन भी हुआ था और उसकी सैलरी भी बढ़ी थी। गुड़गांव में जहां पर वो रह रहा था वहां पर भी किसी को उस पर कोई शक नहीं हुआ। वो डेली सुबह एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी जॉब पर जाता था और शाम को घर वापस आ जाता था। कंपनी में अपने अच्छे कंडक्ट की वजह से वो 4 लोगों की टीम को लीड भी कर रहा था, पर कंपनी में उसके साथ काम करने वाले कोलीग्स को उसकी एक बात बहुत अजीब लगती थी, क्योंकि 2019 में जहां हर कोई स्मार्टफोन यूज कर रहा था वो तब भी एक कीपैड वाला फोन ही यूज करता था। पुलिस के प्रेशर की वजह से राजू ने अपनी फैमिली के साथ भी कांटेक्ट तोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसके पास्ट के बारे में उसका कोई भी कोलीग ज्यादा नहीं जानता था। लेकिन अचानक राजू को लिवर क्रोसिस नाम की एक बीमारी हुई, जिसकी वजह से उसकी दोनों किडनीज भी खराब हो गई। इसलिए उसके कोलीग्स ने कंपनी के एक इंश्योरेंस स्कीम के थ्रू उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। और जब राजू को लगा कि अब वो नहीं बचेगा, तब उसने अपनी पूरी सच्चाई डॉक्टर्स को बता दी और साथ ही उसने अपने फैमिली वालों से भी कांटेक्ट किया और उसकी फैमिली ने पुलिस वालों के सामने ही राजू का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन इस केस की सबसे खास बात मुझे ये लगती है कि राजू कोई प्रोफेशनल कातिल नहीं था, लेकिन फिर भी वो मरने तक पुलिस से बचा रहा। खैर, तब भी उसको भगवान ने उसके कर्मों की सजा दे दी। अब अगर आपको ये क्राइम स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। सो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। मिलते हैं अगली वीडियो में।